हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड का फिजिकल केमिस्ट्री और बीएससी बीएड पार्ट फोर्थ का फिजिकल केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि सिलेबस के अंदर 3 अलग यूनिट्स को कवर करता है और वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। और स्पेक्ट्रोस्कोपी यह 3 यूनिट्स के अंदर डिवाइड है। उन तीनों यूनिट्स को हम एक साथ क्रम से लेकर प्रदर्शित करेंगे। सर्वप्रथम हम प्रारंभ करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। वास्तव में स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी प्रायोगिक युक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी भी अज्ञात पदार्थ की आणविक संरचना का निर्धारण करते हैं। तो अज्ञात पदार्थ की आणविक संरचना को निर्धारित करने वाली प्रायोगिक युक्ति के लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी शब्द का उपयोग करते हैं, जिसमें विकिरण के आधार पर या प्रक्रिया में प्रयुक्त किए गए विकिरण के आधार पर हम अलग अलग प्रकार के स्पेक्ट्रोस्कोपीज को प्रदर्शित करते हैं, या आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम अणु की विभिन्न प्रक्रियाओं के आधार पर हम अलग अलग नामों से स्पेक्ट्रोस्कोपी का नामकरण करते हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ प्रारंभ करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी वास्तव में क्या है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि कोई अज्ञात पदार्थ दिया गया है, इस अज्ञात पदार्थ की यदि मुझे संरचना ज्ञात करनी है तो अज्ञात पदार्थ की विद्युत चुंबकीय तरंग के साथ अंतःक्रिया की जाएगी। अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगों को अज्ञात पदार्थ के संपर्क में लाया जाता है। तो इन अज्ञात पदार्थ और विद्युत चुंबकीय तरंगों की अंतःक्रिया द्वारा, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, अंतःक्रिया किस तरीके से होती है उसको हम बाद में लेंगे, लेकिन यदि किसी विद्युत चुंबकीय तरंग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसी अज्ञात पदार्थ के संपर्क में लाते हैं तो उन दोनों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया द्वारा एक निश्चित स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जो कि प्रायोगिक रूप से प्राप्त किया जाता है। तो अंतःक्रिया के द्वारा जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, इस स्पेक्ट्रम का हम अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद जो भी अज्ञात पदार्थ दिया है उसकी आणविक संरचना का निर्धारण करते हैं। तो आणविक संरचना के निर्धारण की ये पूरी प्रक्रिया स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। तो क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी? किसी अज्ञात पदार्थ की विद्युत चुंबकीय विकिरण के साथ अंतःक्रिया द्वारा प्राप्त होने वाले स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके हम अज्ञात पदार्थ की आणविक संरचना ज्ञात करते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी अज्ञात पदार्थ की आणविक संरचना निर्धारित करने की एक प्रायोगिक युक्ति है। इस प्रायोगिक युक्ति जिसमें हम आणविक संरचना ज्ञात करते हैं, इसमें हम अणु के बंध की प्रकृति निर्धारित करते हैं कि बंध में या अणु के अंदर कौन से प्रकार के बंध उपस्थित हैं। इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था की जानकारी करते हैं, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से व्यवस्थित हैं। तो इलेक्ट्रॉन की व्यवस्थित होने की प्रक्रिया का हम निर्धारण करते हैं। इसके अलावा इस अध्ययन के द्वारा हम ज्ञात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन विस्थानीकरण किन किन तरीके से होता है और अणुओं में इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण कैसे हो रहा है, उसका निर्धारण भी इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा दिए गए अणु के अंदर क्रियात्मक समूह कौन सा है, उस क्रियात्मक समूह को भी ज्ञात किया जाता है। इसके अलावा अनुनादित इलेक्ट्रॉन किस प्रकार के हैं, उन अनुनादित इलेक्ट्रॉन को भी हम इसके अंदर ज्ञात करते हैं। विस्थानीकरण किस तरीके से हो रहा है, कितना हो रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, उन सभी प्रक्रियाओं को हम इसके साथ में अध्ययन करते हैं। इसके अलावा बंध के अंदर बंध विखंडन के द्वारा बनने वाले मध्यवर्ती स्पीशीज की जानकारी भी इससे प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा अणु की संपूर्ण संरचना हम इन पदों के रूप में संकलित करके ज्ञात करते हैं और यही स्पेक्ट्रोस्कोपी का कार्य है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में आणविक संरचना हम निर्धारित करने से पूर्व जब अध्ययन करते हैं स्पेक्ट्रम का, तो उससे हमें बंध की प्रकृति के बारे में सूचना पता चलती है, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से व्यवस्थित हैं उसका निर्धारण होता है, परमाणुओं की अणु के अंदर व्यवस्था क्या है
उसका निर्धारण होता है। इलेक्ट्रॉन विस्थानीकरण या अनुनाद की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त होती है तथा अणु के अंदर उपस्थित क्रियात्मक समूह ज्ञात होता है और इन सभी को संकलित रूप से हम आणविक संरचना निर्धारण के लिए काम में लेते हैं। अर्थात स्पेक्ट्रोस्कोपी अज्ञात पदार्थ की आणविक संरचना निर्धारित करने की एक प्रायोगिक युक्ति है। इस प्रायोगिक युक्ति में विद्युत चुंबकीय विकिरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और जो पदार्थ दिया गया है इनके मध्य जो अंतःक्रिया होती है उस अंतःक्रिया के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विस्थानीकरण को या अणु के विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं के मध्य संक्रमण को प्रदर्शित करते हैं और उस संक्रमण के अंदर विकिरणों का उपयोग होता है, या तो अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है। तो जब विद्युत चुंबकीय विकिरण और पदार्थ की अंतःक्रिया होती है तो अंतःक्रिया दो तरीके से संपन्न हो सकती है। पहली प्रक्रिया है जिसके अंदर विद्युत चुंबकीय विकिरण परमाणु की आद्य अवस्था के साथ में इंटरेक्ट करे, अंतःक्रिया करे और परमाणु को आद्य अवस्था से उत्तेजित अवस्था के अंदर स्थानांतरित कर दे। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संक्रमण। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण पदार्थ के संपर्क में आने पर पदार्थ को आद्य अवस्था E1 से उत्तेजित अवस्था E2 में संक्रमित कर देता है या E2 में संक्रमण करता है। या फिर यदि परमाणु पहले से ही उत्तेजित अवस्था में है तो यह उत्तेजित अवस्था के अंदर अणु अपने आप ही आद्य अवस्था में जब लौटता है तो इस प्रक्रिया के अंदर विकिरणों का उत्सर्जन होता है और इस प्रकार से उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो यहाँ पर E1 परमाणु या अणु की आद्य अवस्था को प्रदर्शित करता है, E2 इसकी उत्तेजन अवस्था को प्रदर्शित करता है। उत्तेजन अवस्था की ऊर्जा हमेशा ही आद्य अवस्था से अधिक होती है और इसीलिए आद्य से उत्तेजन अवस्था में जाने के लिए अणु को या परमाणु को ऊर्जा की आवश्यकता होगी और यदि उत्तेजित अवस्था में है तो पुनः आद्य अवस्था में लौटने पर यह अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। तो इस प्रकार से इन दोनों संक्रमणों में पहले संक्रमण के अंदर तो ऊर्जा अवशोषित होती है और अवशोषित होती है इसलिए इसमें अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। जबकि यदि दूसरी प्रक्रिया देखें जिसमें उत्तेजन अवस्था से संक्रमण आद्य अवस्था में हो रहा है, चाहे वो अणु हो या परमाणु, तो इस प्रक्रिया के अंदर उत्तेजन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है या उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो इसको हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम स्पष्ट रूप से लिखें तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। एक है अवशोषण स्पेक्ट्रम, यदि विकिरणों का अणु के द्वारा अवशोषण हो रहा है आद्य से उत्तेजित अवस्था में संक्रमण के लिए तो उससे प्राप्त स्पेक्ट्रम को हम अवशोषण स्पेक्ट्रम, और उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में या आद्य अवस्था में लौटने पर विकिरण उत्सर्जित होती है, उससे स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है तो उसे हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अवशोषण स्पेक्ट्रम के अध्ययन द्वारा यदि आणविक संरचना ज्ञात कर रहे हैं तो उसे हम अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे, और यदि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम से प्राप्त सूचनाओं के द्वारा यदि हम आणविक संरचना ज्ञात कर रहे हैं तो उसे हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो इस तरीके से उत्सर्जन और अवशोषण दो प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी प्राप्त होती है और इन दोनों की सहायता से हम आणविक संरचना का निर्धारण करते हैं या किसी अज्ञात पदार्थ की अणु संरचना ज्ञात करते हैं और उसी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से दर्शाते हैं। अब एक सवाल और उत्पन्न होता है कि यदि उत्तेजन और आद्य अवस्थाएं यहाँ पर अलग अलग अणुओं के लिए अलग अलग होगी तो हम किस तरीके से आणविक संरचना निर्धारित करेंगे या अलग अलग अणुओं के साथ में इनकी ऊर्जाओं का संबंध क्या होता है। तो सिंपल सी प्रक्रिया आप ध्यान रखें कि यदि किसी भी उत्सर्जन या अवशोषण स्पेक्ट्रम के अंदर ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण हो रहा है तो यहाँ पर कुल उत्सर्जित और अवशोषित ऊर्जा को हम डेल्टा ई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और ये डेल्टा ई उस लिए गए इस सैंपल के अंदर या प्रादर्श में जो अणु या पदार्थ है उनकी आद्य और उत्तेजन अवस्थाओं के मध्य की ऊर्जाओं के अंतर के द्वारा हम डेल्टा ई प्रदर्शित करते हैं जो कि E2 माइनस E1 के बराबर होगा। और यहाँ डेल्टा ई उत्सर्जन ऊर्जा को भी और अवशोषण ऊर्जा को भी प्रदर्शित करता है और ये उत्सर्जन और अवशोषण ऊर्जा
यहाँ पर विकिरण के रूप में एच न्यू के बराबर, या इसको हम एच सी अपॉन लेमडा के बराबर, या हम इसको एच सी अपॉन न्यू बार के बराबर प्रदर्शित करते हैं। अब प्रत्येक अणु के लिए यहाँ पर डेल्टा ई का मान अर्थात उत्तेजन और आद्य अवस्थाओं के मध्य की ऊर्जा का अंतराल भिन्न भिन्न होता है, इसलिए डेल्टा ई भी क्या होगा, भिन्न होगा। और अगर डेल्टा ई भिन्न भिन्न है तो हम भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को ज्ञात कर सकते हैं और ये पता लगाया जा सकता है कि दिए गए प्रादर्श में जो अणु या पदार्थ लिया गया है वो कैसी प्रकृति का है। अर्थात अणु भिन्न भिन्न उत्सर्जन और अवशोषण ऊर्जा अंतरालों के द्वारा विभिन्न मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित और अवशोषित करते हैं। यह भिन्न भिन्न अणुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है, इसलिए हम भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं की संरचना को ज्ञात करते हैं और इससे लगभग सभी अणुओं की आणविक संरचनाएं ज्ञात की जाती है। यहाँ पर प्रयुक्त E2 उत्तेजन अवस्था की ऊर्जा को दर्शाता है, E1 आद्य अवस्था की ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, H प्लांक नियतांक को दर्शाएगा, न्यू दिया गया है ये उस विकिरण की ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति को प्रदर्शित करेगा, H प्लांक नियतांक, C प्रकाश का वेग और लैम्डा तरंग दैर्ध्य को दर्शाता है, जबकि यहाँ पर लिया गया न्यू बार जो है यह तरंग संख्या को प्रदर्शित करता है। ये सभी विकिरण के लिए दर्शाए जाते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा ई या इनके साथ में तरंग दैर्ध्य, तरंग संख्या या आवर्ती का संबंध ज्ञात करके हम आणविक संरचना निर्धारित करते हैं। इसी तरीके से अगर हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं तो इस उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम, इन दोनों स्पेक्ट्रमों के अंदर जो संरचना प्राप्त होती है वह संरचनाएं मूल रूप से दो प्रकार की होती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि चाहे अवशोषण स्पेक्ट्रम लिया गया हो, चाहे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम लिया गया हो, इन दोनों स्पेक्ट्रम में मूलतः दो प्रकार की संरचनाएं संभव होती है या दो प्रकार के स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं। पहले प्रकार के स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं सतत या कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, और दूसरे प्रकार के जो स्पेक्ट्रम इसमें बनते हैं या स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो असतत स्पेक्ट्रम कहलाता है या डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहलाता है। को कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ये वास्तव में कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है क्या? स्पेक्ट्रम वास्तव में विभिन्न तरंग दैर्ध्य की विकिरणों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने पर जो संरचना प्राप्त होती है उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। और यह स्पेक्ट्रम यदि सतत या कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, इसका मतलब सभी तरंग दैर्ध्य उस स्पेक्ट्रम में एक क्रम से व्यवस्थित है और एक ही क्रम के रूप में दिखाई देती है। जैसे कि इंद्रधनुष के अंदर सातों रंगों के तरंग दैर्ध्य भिन्न भिन्न है, लेकिन जब इंद्रधनुष को देखा जाता है या दृश्य विकिरण के स्पेक्ट्रम को देखा जाता है तो एक रंग समाप्त होने से पहले दूसरा रंग प्रारंभ हो जाता है, अर्थात भिन्न भिन्न रंगों के तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के साथ अध्यारोपित अवस्था में होते हैं। और इस प्रकार के प्राप्त स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं? सतत स्पेक्ट्रम। और दृश्य विकिरणों के सातों रंगों का स्पेक्ट्रम सतत स्पेक्ट्रम के रूप में प्राप्त होता है, जैसे कि रेनबो या जिसे कहा जाता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष या रेनबो के अंदर जो 7 रंग है वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं और सतत स्पेक्ट्रम का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से दृश्य स्पेक्ट्रम हमेशा ही सतत प्रकृति का होता है और इसको हम सतत स्पेक्ट्रम के रूप में प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है असतत स्पेक्ट्रम। असतत स्पेक्ट्रम के अंदर पृथक पृथक लाइनें बनती है, तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति एक साथ प्रदर्शित नहीं होती है। तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को फिर दो भागों में विभाजित किया गया है या डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है जिसको कहा जाता है रेखीय या लीनियर स्पेक्ट्रम कहते हैं, और दूसरे प्रकार का स्पेक्ट्रम है जिसको बैंड स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो असतत स्पेक्ट्रम है यह बैंड या रेखीय या लाइन प्रकृति का होता है, और रेखीय प्रकृति के जो स्पेक्ट्रम है उस स्पेक्ट्रम के अंदर जो स्पेक्ट्रम होगा उसमें इस तरह की
अलग अलग लाइनें निर्मित होती है जिनके मध्य अंतराल भिन्न भिन्न हो सकता है। तो इस तरह की लाइनदार संरचना युक्त स्पेक्ट्रम होता है तो उसको हम कहते हैं रेखीय स्पेक्ट्रम। और यदि लाइनों का समूह हो जाए, ध्यान रखना इसमें भी लाइनें हैं इसमें भी लाइनें, क्योंकि असतत स्पेक्ट्रम में रेखाएं बनती है जबकि सतत स्पेक्ट्रम में रेखाएं नहीं बनती है, पट्टियां बनती है। तो यहाँ पर इस तरह के रंगों की पट्टियां बनेगी, दूसरा रंग आ जाएगा, तीसरा रंग आ जाएगा, इस तरीके से रंगों की पट्टियां होगी। लेकिन इसमें लाइंस होंगी, रेखाएं होंगी, लेकिन यदि रेखाएं अलग अलग है, डिस्क्रीट है, टूटी हुई है, अलग अलग दूरी पर स्थित है, तो इस प्रकार की स्पेक्ट्रम को हम रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। और सभी परमाणु स्पेक्ट्रम हमेशा रेखीय स्पेक्ट्रम की प्रकृति के होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि परमाणु में जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो परमाणु के चारों ओर उपस्थित कोशों में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा निर्मित होता है। तो एक कोश से दूसरे कोश में स्थानांतरण द्वारा एक लाइन, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन के विभिन्न कोशों में संक्रमण होने पर जो ऊर्जा उत्सर्जित और अवशोषित होती है उससे इस प्रकार का रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो आपको ध्यान रखना है, परमाणु स्पेक्ट्रम रेखीय स्पेक्ट्रम प्रकृति का होता है, क्योंकि परमाणु के कोशों के मध्य भिन्न भिन्न अंतराल होने से भिन्न भिन्न रेखाएं इस स्पेक्ट्रम के अंदर अलग अलग तरंगदैर्ध्य युक्त प्राप्त होती है। इसमें असतत है क्योंकि एक तरंगदैर्ध्य होगी, बीच में गायब रहेगा, फिर किसी अन्य तरंगदैर्ध्य की लाइन होगी। इस तरीके से अलग अलग तरंगदैर्ध्य की लाइनें यहाँ पर निर्मित होती है। इसी तरीके से यदि मैं बैंड स्पेक्ट्रम की बात करता हूँ तो ये भी असतत स्पेक्ट्रम है, इसमें भी लाइनें प्राप्त होती है, लेकिन इसमें जो लाइनें प्राप्त होगी वो लाइनें सामान्यतः मिक्सअप प्रकृति की होती है। कई तरह की लाइनें एक साथ जुड़ी हुई रहती है, जैसे इसमें मैं बता रहा हूँ काले रंग की लाइनें साथ दी गई है, दूसरे रंग की लाइनें साथ दे रखी है, इसी तरीके से तीसरे रंग की लाइनें भी मैं इसके साथ में बना देता हूँ। एक से अधिक प्रकार की लाइनों का इस तरीके से यदि समूह बनता है तो यहाँ पर बनने वाले इन पट्टियों के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? बैंड का उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से रेखाएं हैं, लेकिन रेखाओं की संख्या इतनी ज़्यादा है कि यह सम्मिलित रूप से किसका निर्माण कर देती है? ये सम्मिलित रूप से बैंड बनाती है और बैंड स्पेक्ट्रम का निर्माण करती है। तो यहाँ ध्यान रखना, जैसे परमाणु स्पेक्ट्रम रेखीय प्रकृति का है, तो यहाँ पर आणविक स्पेक्ट्रम जो हम ले रहे हैं, जो आणविक स्पेक्ट्रम है ये किस प्रकृति का होगा? आणविक स्पेक्ट्रम बैंड प्रकृति का होता है। और हम इस चैप्टर के अंदर आणविक स्पेक्ट्रम का अध्ययन करते हैं जिसमें बैंड निर्मित होंगे, और यह बैंड हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के अंदर, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम के अंदर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और बैंड स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो दो चीज़ें ध्यान रखनी है, असतत स्पेक्ट्रम दो प्रकार के हैं, रेखीय स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। रेखीय स्पेक्ट्रम परमाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं क्योंकि उनमें कोशों के मध्य इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण द्वारा एक निश्चित तरंगदैर्ध्य का उत्सर्जन और अवशोषण होता है। जबकि यदि मैं आणविक स्पेक्ट्रम की बात करता हूं तो अणुओं के अंदर विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं हैं, जैसे वाइब्रेशनल एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है। तो इन विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का संक्रमण एक साथ होता है तो उसमें विभिन्न प्रकार की लाइनों के समूह बनते हैं, और इन लाइनों के समूह या डेंस पोजीशंस को सम्मिलित रूप से हम बैंड के नाम से प्रदर्शित करते हैं। संघनित रेखाओं को हम बैंड के नाम से दर्शाते हैं। तो इस तरीके से आणविक स्पेक्ट्रम बैंड स्पेक्ट्रम है और परमाणु स्पेक्ट्रम रेखीय स्पेक्ट्रम की श्रेणी में आता है। और हम यहाँ इस चैप्टर के अंदर आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसकी सहायता से हम आणविक संरचना ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो प्रक्रियाएं पढ़ी एक बार वापस आप देख लें। सर्वप्रथम स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, यहाँ पर हम आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन कर रहे हैं। आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें आणविक संरचना ज्ञात की जाती है। परमाणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने बोर के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर पढ़ रखी है, और जबकि यहाँ पर हम आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं। यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है तो उसकी सिंपल सी परिभाषा हो जाएगी, अज्ञात पदार्थ की विद्युत चुंबकीय तरंग के साथ अंतःक्रिया द्वारा
प्राप्त होने वाले स्पेक्ट्रम का अध्ययन करके यदि अणु की संरचना ज्ञात करते हैं तो यह प्रक्रिया स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। अणु की संरचना के अंदर हम बंध की प्रकृति ज्ञात करते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है उसके उत्तेजन की प्रक्रियाओं को ज्ञात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था ज्ञात करते हैं, अनुनादित संरचना ज्ञात करते हैं, या क्रियात्मक समूह क्या है उस अणु में उसका निर्धारण करते हैं, और इन सभी को सम्मिलित रूप से हम आणविक संरचना ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। इसी तरीके से विद्युत चुंबकीय तरंग और पदार्थ की अंतःक्रिया सामान्यतः दो प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि विद्युत चुंबकीय विकिरण किसी पदार्थ पर आपतित होती है और पदार्थ या अणु आद्य अवस्था से विकिरण अवशोषित कर उत्तेजित अवस्था में चला जाता है तो इस प्रकार से प्राप्त स्पेक्ट्रम को हम क्या नाम देंगे? अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिसमें विकिरण अवशोषित होती है। दूसरे स्पेक्ट्रम के अंदर यदि अणु पहले से ही उत्तेजित अवस्था में है और यदि उसे वापिस आद्य अवस्था में संक्रमित या संक्रमण होता है तो उस अणु के संक्रमण द्वारा जो विकिरण उत्सर्जित होगी वह विकिरण यहाँ पर उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का निर्माण करती है, और उस उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में जितनी विकिरण उत्सर्जित हो रही हैं उनके द्वारा निश्चित सतत या असतत स्पेक्ट्रम बनता है। लेकिन चूंकि उत्सर्जन से स्पेक्ट्रम बन रहा है तो उसको हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं, और यदि अवशोषण से स्पेक्ट्रम बन रहा है तो उसको अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब यदि अवशोषण स्पेक्ट्रम के अध्ययन से आणविक संरचना ज्ञात कर रहे हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती, और यदि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम्स के अध्ययन से हम आणविक संरचना ज्ञात कर रहे हैं तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। और इसी उत्सर्जन और अवशोषण प्रक्रियाओं के अंदर ऊर्जा का मान कितना उत्सर्जित और अवशोषित हो रहा है, संक्रमण ऊर्जा कितनी है, तो उस संक्रमण ऊर्जा डेल्टा ई को हम इन दोनों उत्तेजन और आद्य अवस्थाओं के ऊर्जा अंतराल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो कि एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा या एच सी न्यू बार के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जहां पर दिया गया एच प्लांक नियतांक को दर्शा रहा है, न्यू उस विकिरण की आवृत्ति को प्रदर्शित करेगा, लैम्डा तरंग दैर्ध्य को प्रदर्शित करता है, जबकि न्यू बार तरंग संख्या को दर्शाता है। प्रत्येक अणु के लिए ये संक्रमण ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है, और उन भिन्न भिन्न संक्रमण ऊर्जाओं के द्वारा हम अणु के भिन्न भिन्न संरचनाओं को ज्ञात कर सकते हैं, या आणविक की अणु की विभिन्न संरचनाओं को या उसकी प्रक्रियाओं को या उनकी अनुनाद संरचनाओं को ज्ञात कर सकते हैं, और यही प्रक्रिया स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट हम ले रहे थे, चाहे अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा हो चाहे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा हो, इस अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के अंदर जो डेल्टा ई है संक्रमण ऊर्जा है, इस संक्रमण ऊर्जा से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है वह फोटोग्राफिक प्लेट पर एक लाइनों के रूप में है या सतत असतत प्रकृति का है। उस आधार पर हमने इसको अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को दो भागों में बांटा है। यहाँ अवशोषण उत्सर्जन का मतलब क्या है कि अवशोषण स्पेक्ट्रम भी सतत अवशोषण स्पेक्ट्रम और असतत अवशोषण स्पेक्ट्रम होगा। उसी तरीके से उत्सर्जन स्पेक्ट्रम भी सतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और असतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रम भी होगा। तो यहाँ पर दोनों के लिए एक साथ हम प्रदर्शित कर रहे हैं सतत स्पेक्ट्रम, और दूसरा मैं ले रहा हूं असतत स्पेक्ट्रम। सतत स्पेक्ट्रम वास्तव में दृश्य विकिरणों के अंदर लगभग सभी तरंग दैर्ध्यों के एक क्रम में व्यवस्थित होने से प्राप्त होता है, और इसमें इंद्रधनुष इसके दृश्य विकिरण में सतत स्पेक्ट्रम का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें सभी तरंग दैर्ध्य एक ही क्रम में व्यवस्थित होती है, जिसमें एक रंग समाप्त होने से पहले द्वितीय रंग प्रारंभ हो जाता है, और इसमें भिन्न भिन्न रंग एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित अवस्था में उपस्थित रहते हैं, और तरंग दैर्ध्य निश्चित क्रम में होती है, जैसे 0 से लेकर आगे तक, या 200 नैनोमीटर से 300 के बीच में, या 400 से 600 नैनोमीटर है, तो ये सब एक साथ उपस्थित रहते हैं और सतत स्पेक्ट्रम बनता है। इसमें किसी प्रकार की कोई रेखाएं नहीं होती। लेकिन यदि हम सेकंड टाइप के स्पेक्ट्रम की बात करें, असतत स्पेक्ट्रम, जो कि डिस्क्रीट लाइंस के रूप में या अलग अलग रेखाओं के रूप में होते हैं, लेकिन ये इस अलग अलग रेखाएं अगर स्पष्ट हैं तो उसको हम रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं, और अगर ये रेखाएं स्पष्ट नहीं है, एक साथ सम्मिलित रूप में है, तो उसे हम बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। परमाणु स्पेक्ट्रम हमेशा रेखीय प्रकृति का होता है, जबकि आणविक स्पेक्ट्रम बैंड नेचर का या बैंड प्रकृति का होता है। और यहाँ पर हम इस चैप्टर में आणविक स्पेक्ट्रम की चर्चा करेंगे, और आणविक स्पेक्ट्रम में अणु की विभिन्न जो ऊर्जाएं हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा है,
चाहे वो कंपन ऊर्जा है, चाहे वो घूर्णन ऊर्जा है, इन सभी ऊर्जाओं के द्वारा अलग अलग घूर्णन स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम, कंपन स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं और उन्हीं का अध्ययन हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। अब हम नेक्स्ट में बात कर रहे हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है, उनकी प्रकृति क्या है और उसके गुण क्या क्या है। तो हम सर्वप्रथम प्रारंभ कर रहे हैं जो कि हमें इस चैप्टर के अंदर आना चाहिए, EMR, जिसका पूरा नाम है विद्युत चुंबकीय विकिरण। विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और विद्युत चुंबकीय विकिरण की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे विकिरण जिनमें विद्युत क्षेत्र भी हो शामिल और जिनमें साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी हो, तो दोनों क्षेत्रों युक्त जो विकिरण होंगे उसी को हम विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। और इस विद्युत चुंबकीय विकिरणों को हम इस तरीके से दर्शाते हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की गमन की दिशा, अगर विकिरण इस दिशा में जा रही है तो गमन की दिशा के लंबवत दोनों क्षेत्र कौन कौन से हैं? विद्युत क्षेत्र और दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत चुंबकीय विकिरण के अंदर जिस दिशा में ये विकिरण जा रही है उस दिशा के लंबवत विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र कंपन करते हुए समकोणीय स्थिति में विकिरण के साथ साथ गमन करते हैं। इस प्रकार के विकिरण को हम विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। तो ऐसे विकिरण जिनमें विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र विकिरण की दिशा के लंबवत समकोण रूप में कंपन करते हुए साथ चलते हैं, ऐसे विकिरण को हम विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। इस विद्युत चुंबकीय विकिरण को यदि प्रदर्शित किया जाए तो मैं इसको दो क्षेत्रों के रूप में दर्शा रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस मान लिया जाए, ये वाई एक्सिस है और विकिरण इस एक्सिस में स्थानांतरित हो रही है। तो ये हो जाएगी विकिरण के गमन की दिशा। इस गमन की दिशा के लंबवत, लंबवत में एक्स एक्सिस लंबवत है, वाई एक्सिस भी लंबवत है। वैसे ये इस रूप में है, तीन है, एक्स एक्सिस ये हो गई, वाई एक्सिस ये हो गई और जेड एक्सिस ये हो गई। इसमें विकिरण इस दिशा में जा रही है तो बाकी दो एक्सिस बचेगी, एक्स और वाई, ये तीनों ही 90 डिग्री के कोण पर स्थित है। और इनमें गमन की दिशा के सापेक्ष लंबवत रूप में यहाँ पर एक विकिरण इस तरीके से जा रही है, मैं इसको प्रदर्शित कर रहा हूँ, आप इसको इस तरीके से दर्शाएं। विकिरण तरंग के रूप में गमन कर रही है और यहाँ पर एक क्षेत्र यहाँ पर मैंने प्रदर्शित किया जो इस रूप में प्रदर्शित करता है। दूसरा जो क्षेत्र है उसमें आपको ध्यान रखना है जहाँ से विकिरण प्रारंभ की थी और जहाँ विकिरण यहाँ पहुँच रही है, एक एंगल का या 180 डिग्री का कोण कंप्लीट करने के बाद जब पहुँच रही है, पाई बिंदु तक जब पहुँच रही है, तो उस समय वाई एक्सिस में भी ये दूरी अर्थात लैम्डा का मान कभी परिवर्तित नहीं होता। तो यहाँ पर जो दूसरी विकिरण मैं बनाता हूँ, अलग रंग से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ से वाई एक्सिस के पैरेलल भी इस तरीके से गमन करने वाले दूसरे क्षेत्र को दर्शाएं तो एक ध्यान रखना, यदि इस दिशा में विकिरण जा रही है तो एक कंपन तो ऊपर नीचे बिल्कुल तल में हो जाता है और दूसरा कंपन है इस तरीके से पैरेलल हॉरिजॉन्टल स्थिति में हो रहा है। तो एक कंपन ऐसे चल रहा है और दूसरा कंपन ऐसे चल रहा है। तो एक ऐसे कंपन और दूसरा ऐसे कंपन है, वो एक साथ विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के रूप में उस विकिरण की दिशा के साथ गमन करते हैं और इन दोनों के मध्य भी आपस में 90 डिग्री का एंगल होता है अर्थात समकोण होता है। तो ऐसी स्थिति में मैं दूसरी संरचना बनाऊं तो विकिरण यहाँ से प्रारंभ करेंगे, इधर आएगी, इधर से प्रारंभ करेंगे, इधर आएगी, ये यहाँ सेंटर से होके गुजरनी चाहिए। और इसमें इनको ये जो क्षेत्र जो मैंने इस रंग से बना रखा है, एक को यदि मैं प्रदर्शित करूं, ये विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है या विद्युत क्षेत्र इसके साथ में गमन कर रहा है, तो दूसरी जो ब्लैक लाइन से प्रदर्शित की गई तरंग है ये इसके चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी। और चुंबकीय क्षेत्र और ये दोनों एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री के का कोण निर्मित करते हैं और इस तरीके से विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र विकिरण की गमन की दिशा के साथ गति करते हैं
तब जाकर के इस प्रकार की विकिरणों को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नाम देते हैं। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है? वास्तव में विद्युत चुंबकीय विकिरण ऐसे विकिरण हैं जो अपने गमन की दिशा के साथ लंबवत रूप में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को समकोणीय कंपन करते हुए एक साथ गति करते हैं। तो ऐसे विकिरण जो गमन की दिशा, जिसके गमन की दिशा के लंबवत विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र समकोणीय रूप में गति करते हैं, उन्हीं को हम विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा जाता है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अगर हम प्रदर्शित करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को दर्शाने के लिए हम ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, आवृत्ति का उपयोग कर सकते हैं, या तरंग दैर्ध्य का उपयोग कर सकते हैं, या तरंग संख्या का उपयोग कर सकते हैं। और ये विद्युत चुंबकीय विकिरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इनकी प्रकृति क्या होती है, गुण क्या होते हैं, वो हम यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। तो नेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण, और विद्युत चुंबकीय विकिरण की प्रकृति की बात करते हैं, क्या प्रकृति है और किस तरीके से ये प्रक्रिया प्रदर्शित करेगी। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण है तो इसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों ही एक साथ समकोणीय स्थिति में लंबवत कंपन करते हुए विकिरण के साथ गमन करते हैं। ये इसकी पहली प्रकृति है। दूसरी यदि हम बात करें तो जो भी विद्युत चुंबकीय विकिरण है, यह विकिरण लगभग प्रकाश के वेग से गमन करती है। तो प्रकाश वेग से गमन करती है, और अगर प्रकाश वेग से गमन करती है तो इसे हम प्रदर्शित करते हैं c = 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या फिर यदि हम एग्जैक्ट मान लिखें तो ये होता है 299792458 मीटर प्रति सेकेंड। ये इसका एग्जैक्ट मान है। 299792458 मीटर प्रति सेकेंड के रूप में यह विकिरण गमन करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गमन करती है। दूसरी के बाद में तीसरे पॉइंट की बात करें तो इन विकिरणों के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो माध्यम के बिना भी गमन करती है, या हम कह सकते हैं यह विकिरण निर्वात में भी गमन कर सकती है। जैसे ध्वनि तरंगें हैं, ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, लेकिन ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है ये निर्वात में भी गमन करती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि सूर्य से आने वाली विकिरणें अंतरिक्ष के निर्वात से होते हुए पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करती है, अर्थात इनके प्रवाह के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में भी गमन करती है। तो इसकी अगली प्रकृति हो जाएगी निर्वात में भी गमन कर सकती है। चौथे नंबर पर आता है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण जितने भी हैं, उन विकिरणों को यदि एक निश्चित ऊर्जा, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य या तरंग संख्या के निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाए, किसको? विद्युत चुंबकीय तरंगों को यदि निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो उनके क्रम से निर्मित संरचना को हम क्या नाम देते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के निश्चित क्रम में, चाहे ऊर्जा का क्रम हो, चाहे तरंग दैर्ध्य का क्रम हो, चाहे आवृत्ति का क्रम हो, चाहे तरंग संख्या का क्रम हो, इसमें से किसी भी निश्चित क्रम में यदि व्यवस्थित कर दिया जाए तो उससे स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और यदि सूर्य से आने वाली विकिरणों को निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्राप्त स्पेक्ट्रम का नाम आपने पढ़ रखा होगा, सौर स्पेक्ट्रम या सोलर स्पेक्ट्रम कहलाता है, जिसमें सूर्य से आने वाली सभी विकिरणों को उनके तरंग दैर्ध्य, ऊर्जा या आवर्ती या तरंग संख्या के क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो सोलर स्पेक्ट्रम या सौर स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के निश्चित क्रम में व्यवस्था करने से जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसको हम यहाँ, या क्रम बनेगा उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। पांचवें नंबर पर एक और महत्वपूर्ण बात आती है, ये ध्यान रखना है। विद्युत चुंबकीय विकिरण
इसमें स्पेक्ट्रम का निर्माण करते हैं। अगली बात है विद्युत चुंबकीय विकिरण जितने भी हैं, जो प्रकृति के अंदर जितने प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण हैं, उनमें से हम केवल एक निश्चित क्षेत्र युक्त या निश्चित तरंग दैर्ध्य की परास युक्त विकिरणों को ही अपनी आंखों से देख सकते हैं, और जिन विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम देख सकते हैं उन्हीं तरंगों को हम दृश्य क्षेत्र के नाम से प्रदर्शित करते हैं। दृश्य क्षेत्र, और दृश्य क्षेत्र के तरंग दैर्ध्य को यदि प्रदर्शित किया जाए तो ये 380 नैनोमीटर से लेकर के 760 नैनोमीटर तक के तरंग दैर्ध्य की विकिरणों का ये क्षेत्र है, इसी को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। और चूंकि इन विकिरणों को हम देख सकते हैं, इसलिए इनको हम विजिबल एरिया या विजिबल रेडिएशन के नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो पूरे परास में से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की केवल सूक्ष्म परास, जिसको दृश्य क्षेत्र कहते हैं, उन विकिरणों को ही नग्न आंखों से देख सकते हैं। बाकी विकिरण नग्न आंखों से देखा जाना संभव नहीं है। अगले नंबर पर यदि हम बात करते हैं नंबर 6 पर, विद्युत चुंबकीय विकिरण के अंदर यदि नेक्स्ट बात की जाए तो विद्युत चुंबकीय विकिरण लगभग सभी विकिरण नियमों का पालन करते हैं, द्वितीय प्रकृति हो चाहे बाकी सारी प्रक्रिया। तो यहाँ पर यह विकिरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विभिन्न प्रकार के विकिरण नियमों का पालन करते हैं। तो विकिरण नियमों के अंदर हम अगर एक सिंपल नियम की बात करें तो विकिरण की ऊर्जा हमेशा आवृत्ति के समानुपाती होती है। विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है। इसी तरीके से यदि हम बात करें विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा विकिरण की तरंग दैर्ध्य लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या आवृत्ति के समानुपाती, और यदि तरंग दैर्ध्य है तो तरंग दैर्ध्य की व्युत्क्रमानुपाती ऊर्जा प्रदर्शित होती है। और यही प्रक्रिया आगे हम प्लांक संबंध के रूप में प्रदर्शित करते हैं, E = hν या E = hc/λ, जहाँ पर दिया गया h क्या है, यहाँ पर प्लांक नियतांक है, और प्लांक नियतांक का मान या कांस्टेंट का मान निश्चित होता है, और ये है 6.626 × 10⁻³ जूल सेकंड के रूप में, और ये पर मॉलिक्यूल के लिए दिया जाता है या एक परमाणु के लिए दिया जाता है। 6.626 × 10⁻³ जूल सेकंड के रूप में हम इसको प्रदर्शित करते हैं, और यही प्लांक नियतांक कहलाता है या प्लैंक कांस्टेंट कहलाता है। अर्थात विद्युत चुंबकीय विकिरण यहाँ पर सभी विकिरण नियमों का पालन करती है, और मैक्स प्लांक के विकिरण नियम का भी ये पालन करती है। तो यह विद्युत चुंबकीय विकिरण और उनकी सामान्य प्रकृति को हम इस रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण को हम मैथमेटिकल रूप में किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, उनकी गुणधर्म क्या है, इन प्रक्रियाओं को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेकर प्रारंभ करेंगे। थैंक यू सो मच। इस चैप्टर को आप आगे से आगे शेयर करें, और जिस चैनल को परम रसायन के नाम के चैनल को आप इस सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, और उसके साथ ही आप शेयर करके सभी के साथ ये सूचना पहुंचा दें। अभी हम नए टॉपिक के रूप में पहला स्पेक्ट्रोस्कोपी बीएससी पार्ट 3 और बीएससी बीएड पार्ट 4 के लिए लेकर हाजिर हुए हैं, और ये टॉपिक तीनों चैप्टर हम एक साथ रेगुलर पर डे क्लास के अंदर आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।